तो 2D रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर में डीएस कैसे निकालते हैं उसकी हम, ठीक है, थोड़ी सी हम कैलकुलेशंस वगैरह और कंसेप्ट वगैरह समझ लेते हैं ना। 2D रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर का डीएस कैसे निकाले। देखो पूरी स्ट्रक्चर समझनी हो ना, मैंने एक ही चीज को समझा है बहुत बेसिक से, और वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। जब भी मुझे रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर की कहानी कभी भी कहीं पर भी कुछ भी जवाब देना होता है, जो जवाब मुझे सिंपली सपोर्टेड बीम से नजर आएंगे ना, वैसे ही जवाब मैं दूंगा, वैसी ही कहानी में दूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस जगह से, है ना, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये कौन सी बीम है? पहली बात तो इसका नाम है सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें एक एंड तो हिंज होता है, दूसरा रोलर सपोर्ट होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। सुनो, अब इसमें भी आपका डीएस हम निकालना चाहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएस? कोई बता सकता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डीएस? है इस पूरी बीम को सॉल्व करने के लिए जितनी इक्वेशन चाहिए उसमें से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके एडिशनल कितनी इक्वेशंस की जरूरत है, वो डीएस कहलाता है। ये डीएस की परिभाषा है ना, कि इसको सॉल्व करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ दो, तो उसके अलावा हमारे पास में कितनी और चीजें हैं, ठीक है, कितनी और कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है टू सॉल्व दिस स्ट्रक्चर, वो डीएस कहलाता है। आप ध्यान देना। तो देखो इसमें अननोन कितने वो हमको ढूंढने पड़ेंगे। हाउ मेनी टोटल अननोन्स आर देयर, यही तो है, टोटल जितने अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशंस बनानी है। उसमें से कुछ इक्वेशन तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बन जाएगी, और जो नहीं बने, जो बच जाए आपका, वो डीएस है। यही तो है परिभाषा। तो आपको ये देखने पड़ेंगे कि टोटल अननोन्स कितने हैं, है ना। तो बेसिकली अगर आप मोटा मोटा यदि डीएस की परिभाषा उठाओ ना, तो आप बोल सकते हो टोटल इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते समय अननोन्स कितने, इनमें से माइनस कर दो क्या, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसी को डीएस कहते हैं। डीएस का जो फॉर्मूला चारों जगह पे लगेगा वो ये है कि टोटल अननोन्स कितने हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, माइनस कर दो, वो डीएस कहलाएगा। ये मेरा फॉर्मूला बेसिक जो मैं यूज करता हूँ, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करूंगा, है ना। दिखाता हूं मैं भी आपको, ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 2D रिजिड फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे लिखने का तरीका ये होता है, हमारा रिजिड फ्रेम चल रहा है, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम चल रहा है, और इसमें मेरा 2D चल रहा है, ठीक है। तो कंडीशन सबसे पहले लिखा करो। जब भी किसी फ्रेम को देखो तो देखते से पता लग जाएगा 2D है या 3D है, पता लग जाता है ना। आइसोमेट्रिक व्यू में दिया होता है, 4 कॉलम ऐसे लगा रखे हैं, तो डेफिनेटली कैसा है वो, आइसोमेट्रिक व्यू में 3D है, ठीक है। प्लेन में ही नजर आए स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। चलो ध्यान देना। और प्लेन में भी ऐसा हो सकता है आपका कि जैसे ऐसा बनाया और लोड ऐसे लगा रखा है, तो ये फिर अब प्लेनर नहीं रहा, ये 3D हो गया। सोचो जरा, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ तो इसमें ऐसे पकड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, तो प्लेन में, और लोडिंग कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही है, तो आ गया ना रोल जेड डायरेक्शन का, तो फिर वो 3D बन जाएगा स्ट्रक्चर आपका, वो 2D रहा ही नहीं। सुन लो मेरी बातों को ध्यान से, चलो ध्यान दो। अब आपके पास में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ मेनी टोटल अननोन्स आर देयर। तो मुझे बताओ यहाँ सपोर्ट रिएक्शन, हाउ मेनी टोटल अननोन्स आर देयर, ये सपोर्ट कौन कौन सी रिएक्शन देगा। जब भी कोई लोड लगेगा इस बीम के ऊपर, तो ये सपोर्ट मुझे 2 रिएक्शन देगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स देगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स देगा। जब मैं इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी रिएक्शंस की। 2 रिएक्शन मुझे यहाँ सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर कितनी रिएक्शन सॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक। तो 2 अननोन तो यहाँ चल रहे हैं मेरे, और 1 अननोन यहाँ चल रहा है, इनको कहते हैं रिएक्शन अननोन, सपोर्ट रिएक्शंस। तो हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शंस आर देयर, सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है टोटल, सपोर्ट रिएक्शंस, और इसको मैं नाम दूंगा कैपिटल R। तो कैपिटल R टोटल आपका 3 चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। जब भी किसी भी बीम को आप कट करते हो, यानी 2D रिजिड फ्रेम को कट करते हो, तो टोटल इंटरनल अननोन्स 3 आते हैं। कौन कौन से, देखो एक्सटर्नली अगर सॉल्व करना है तो बस सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, काम खत्म। अगर आपको अंदर जाकर के पूछा जाए 2 मीटर डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो बेंडिंग मोमेंट भी तो अननोन है आपका, तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो अगर आप इंटरनल अननोन्स की बात करें, ये तो एक्सटर्नल अननोन है। इंटरनल अननोन क्या है, तो उसके लिए काटो, यानी कि इंटरनल आपस में, जैसे ये मैंने फोर्स लगाया, तो ये आपस का फोर्स है, जितना इसने लगाया उतना इसने लगाया। तो स्ट्रक्चर को जब सॉल्व करने जाओगे, कंप्लीटली का मतलब होता है एक्सटर्नल भी आपको निकालना है, इंटरनल भी निकालना है। कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपको कोई बोल दे कि बेंडिंग मोमेंट बताओ इस जगह पर, तो आप निकाल पाओ। शियर फोर्स निकालो, आप निकाल पाओ। नॉर्मल थ्रस्ट आप निकालो, आप निकाल पाओ। तो जब भी 2D रिजिड फ्रेम को जब आप कट करते हैं, यानी कि मेंबर्स के पास में कितने अननोन होते हैं, हाउ मेनी टोटल अननोन्स आर देयर ऑन द मेंबर ऑफ द 2D रिजिड फ्रेम, आंसर होगा 3। कौन कौन से 3? वो होते हैं, एक तो नॉर्मल थ्रस्ट, इसके अलावा एक शियर फोर्स, और इसके अलावा एक बेंडिंग मोमेंट।
और ये जो मैं बता रहा हूँ ना कट किया, तो ये आपस में बैलेंस होते हैं एक दूसरे से। जैसे मैंने अभी ऐसे खींचा था, तो इसने लगाया इधर, इसने लगाया इधर, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो अगर मैं उस वाले पार्ट पे बनाता हूँ, कौन से वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे, तो कैसे बनेगा, नॉर्मल इसका ऐसे, तो इसका नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया नॉर्मल ने। अगर यहाँ पर शेयर मैंने डाउनवर्ड बताया है, तो यहाँ अपवर्ड बता दो, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, कभी भी हो सकता है दोनों में कंप्रेशन लग रहा हो सकता है इस वाले पार्ट में ऊपर शेयर आ रहा हो, इसमें नीचे आ जाएगा फिर, ठीक है। और अगर बेंडिंग मूवमेंट मैंने ऐसे दिखाया है, तो यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट फिर आपका अपोजिट में लग जाएगा। ये कैसा था, क्लॉकवाइज वाला, ठीक है, ये लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज वाला, बेंडिंग मूवमेंट हम बता दिए। समझ में आने के बाद ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, क्योंकि ये इंटरनल रिएक्शंस है, इंटरनल रिएक्शंस। बात अभी समझ गए। तो ये जो टोटल अननोन्स होते हैं किसमें 2D रिजिड फ्रेम में 3 होते हैं। ये भी अलग अलग केसेस में अलग अलग अननोन आई है ना, तो ध्यान देना 2D रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो टोटल 3 अननोन्स एक मेंबर के पास होते हैं। तो यहां पर आप देखो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, अगर बात करेंगे टोटल अननोन्स कितने, अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो बना सकते हैं क्या। देखो अभी इस स्ट्रक्चर में आपके पास सिर्फ मेंबर एक है, अगर मेंबर 3 होते तो 3 अलग अलग मेंबर में कट करना पड़ता, 3 में चेक करते, 3 आपकी रिएक्शंस आती है ना। तो बेसिकली 3m आपके पास में मेंबर वाले अननोन है, और बाकी अननोन कौन से वाले होते हैं, रिएक्शंस वाले, ये रिएक्शंस वाले हो गए। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब जब मैंने इसको कट किया, टोटल मेरे पास में इस क्वेश्चन के हिसाब से कितने चल रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3, टोटल मिलाकर के 6 अननोन चल रहे हैं। सुनो इस क्वेश्चन में मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसका मतलब सिर्फ एक मेंबर था, तो 3 टाइम्स ऑफ m की जगह 1 रख दिया। रिएक्शन फोर्सेस हमने देखे थे 2 और 1 3 था, तो यहाँ पर टोटल 6 अननोन चल रहे हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास कितनी है, देखो ये राइट लेफ्ट वाला आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके लिए 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। कौन कौन सी वाली, समेशन fx बराबर 0, समेशन fy बराबर 0, समेशन mz बराबर 0। तो यहाँ पर आपके पास में 3 बन जाएगी, इधर भी आपके 3 बन जाएगी। तो हाउ मेनी इक्वेशंस टोटल यू कैन फॉर्म, 6 इक्वेशन। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो आप फॉर्म कर सकते हैं वो आपके पास में 6 है। और ये 6 आती कैसे उसको देखना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ पर जब कट करते हो ना, तो एक जॉइंट आपका कट वाले सेक्शन के साथ रह जाता है, इधर कट किया, ये एक जॉइंट इधर रह गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है, जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स होंगे उसमें से आपको, ठीक है, 3 का फैक्टर लगाना है, तो -3 से अननोन्स टोटल 3m + r है, माइनस करना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, जो कि इस केस के अंदर 2D रिजिड के अंदर 3 से है। फॉर्मूला बन गया 3m + r - 3 से। बात समझ में आ गई क्या, फॉर्मूला बन गया 3m + r - 3 से। फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है, 0। तो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, लिख लो, सिंपली सपोर्टेड बीम इज अ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। सिंपल है कहानी, अभी मैं आपको लेके चलूंगा, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कम से कम ईएस वाले चैप्टर उठाओगे 50 60 क्वेश्चन आज की क्लास से सॉल्व हो जाएंगे सारे, डीएस वाले, डीके वाले। अब एएन का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, जो मैं कंसेप्ट बस उससे करना, उसके अलावा कुछ मत करना। कई सारे तरीके आते हैं इसमें, सेक्शंस कट करके भी देखते हैं, वो वाले कंसेप्ट आते हैं, हाइब्रिड जॉइंट वाले कंसेप्ट आते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हमारा तरीका यूज करना, ठीक है। चलो वो लोग क्या करते हैं वो भी बता दूंगा लास्ट में जाके, अभी क्वेश्चन कभी डायरेक्टली हो सकता है वहीं से आ जाए, ठीक है, तो वो कंसेप्ट भी बता देंगे। लेकिन आप जब भी डीएसडी के निकाल रहा हूँ, जो तरीका मैं दूंगा उससे ही सॉल्व करना। मेरे हिसाब से आप हर एक बात लिखते चल रहे हो जो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये वाले जो नोट्स है ना आपके, जो प्रिंटेड में है, हमेशा क्लास में जो बोर्ड पे होगा ना वो बेस्ट है, ठीक है, आप एक बात जान लो। चलो बना लिया, यहां तक समझ में आ गया। चलो स्ट्रक्चर लेते हैं ये वाला, यहां पर आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिया, इस स्ट्रक्चर के लिए सॉल्व करके बता सकते हैं क्या, हाउ मेनी, ठीक है, व्हाट इज द डीएस, डीएस वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द डीएस ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डीएस कितना होगा। सबसे पहले 4 केसेस है, जिसमें से पहला केस मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो है 2D रिजिड का। सबसे पहले कंफर्म करो इज दिस द 2D स्ट्रक्चर, सबसे पहले ये कंफर्म करो, फॉर्मूला मत लगाओ, सबसे पहले ये कंफर्म करो। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किसका है, तो ये 2D रिजिड का क्वेश्चन है। कॉलम बीम आपको नजर आ रहे हैं, ये रिजिड जॉइंट आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है रिजिड जॉइंट, ठीक है, तो रिजिड जॉइंट का ये क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, यही वाला फॉर्मूला कैसे डेवलप किया था, ये जो डेवलप किया फॉर्मूला वो समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉर्मूला बन गया 3m + r
-3 दिस इज द फॉर्मूला। अब मेंबर्स काउंट करना है। अब मैं काउंटिंग समझाता हूँ आपको कि मैं कैसे काउंट करता हूँ, वैसे आपको भी काउंट करना है। देखो, एक तो कॉलम मेंबर है और दूसरा आपके पास में बीम मेंबर है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? पहला और दूसरा। m की वैल्यू तो 2 हो गई, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरा एक स्टेटमेंट सुन लो, वो आप हमेशा अप्लाई करोगे, वो ये, जब जब भी मेंबर काउंट करते हो तो उसके 2 एंड ज्वाइंट होते हैं। अब वो ज्वाइंट चाहे किसी से जुड़ा हो, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो हिंज हो, कैसे भी हो, मुझे मतलब ही नहीं है। कई बार लोग उसको काउंट नहीं करते, फिर मेंबर में तो काउंट कर लेते हैं, ज्वाइंट में काउंट नहीं करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस में आंसर्स गलत आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेंबर के 2 एंड ज्वाइंट कहलाएंगे। अगर आपने इसको मेंबर माना है तो ये सिरा ज्वाइंट है, ये सिरा ज्वाइंट है। ये चाहे फ्री हो, चाहे हिंज हो, चाहे कहीं पर भी जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, ये सिरा मेरा ज्वाइंट कहलाएगा, है ना? बात समझ में आ गई? तो आप यहाँ पर जब ज्वाइंट काउंट करोगे तो हाउ मेनी ज्वाइंट्स आर देयर? दिस वाज द मेंबर, दिस इज माय फर्स्ट ज्वाइंट, दिस इज माय सेकंड ज्वाइंट, दिस इज माय थर्ड ज्वाइंट। 3 ज्वाइंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज्वाइंट की जगह 3 पुट कर देना। रिएक्शंस कितनी है बस ये और बता दो। 3 सपोर्ट रिएक्शन तो यहाँ मिलेगी। ये फिक्स सपोर्ट है, ना तो ये हॉरिजॉन्टल में जाने देता है, यानी ये सपोर्ट दे देता है, न ये वर्टिकल में जाने देता है, न ये रोटेट होने देता है, तो ये मूवमेंट भी दे देता है। तो टोटल 3 सपोर्ट रिएक्शन तो यहाँ मिलेगी और 2 यहाँ मिलेगी, तो टोटल कितना मिल रहा है? 5। फॉर्मूला पुट करोगे, कितना रिजल्ट आ रहा है? ठीक है, 3 3 9 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 माइनस 9, द आंसर इज 2। बात आगे क्या समझ में? डीएस जो है वो 2 आ रहा है। ऐसा करता हूँ, कुछ और भी कंसेप्ट में जोड़ देता हूँ इसी के साथ में। डीएस निकालना तो आप सीख ही गए। अब हम निकालते हैं जो टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होती है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, आंसर होगा आपका 2। टोटल पूछ ले, या आपसे सिर्फ ये पूछ ले व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, आंसर है 2। ठीक है, टोटल शब्द चाहे लगाए या चाहे नहीं लगाए, उसका मतलब ये। अब देखो, टोटल निकालते समय जब आपने अननोन लिखे थे तब आपने इंटरनल को भी काउंट किया था और एक्सटर्नल को भी काउंट किया था। आर जो था वो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन था, है ना? और एम की वजह से जो आया था, ये आपके इंटरनल रिएक्शंस है ना, इंटरनल फोर्सेस है। तो बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं टोटल में, इस टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी में 2 चीजें हैं, एक तो है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला दो तो टोटल बन जाता है। अब यहाँ पर नाम कैसे देते हैं? इसको बोलेंगे DSE। इसको कैसे पुकारते हैं? इसको पुकारते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। लिखते भी जाओ साथ में पूरा। इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, DSE। और इसको क्या कहते हैं? DSI, द इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, है ना? इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। हो सकता है कभी वो टोटल पूछे, हो सकता है कभी सिर्फ एक्सटर्नल पूछे, हो सकता है कभी सिर्फ इंटरनल पूछे। हमारा निकालने का सिर्फ एक ही तरीका रहेगा किसी भी केस में। वो क्या रहेगा कि आप पहले डीएस निकाल लेना, फिर आप DSE निकाल लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DSE? DSE निकालने का मतलब होता है अंदर जाके कुछ नहीं देखना, अंदर जाकर के कुछ नहीं देखना। क्या बोल रहा हूँ मैं? अंदर जाकर के कुछ नहीं देखना। तो अंदर जाकर के कुछ नहीं देख रहे हो तो अंदर कोई कट मत लगाना, इंटरनल फोर्सेस हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपको सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन देखना है। तो जैसे ये इस पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है, हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शंस आर देयर, तो सपोर्ट रिएक्शन को R कह दो। और इस पूरे स्ट्रक्चर पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी लिख सकते हो आप? 3। पूरे स्ट्रक्चर का समेशन Fx बराबर 0, समेशन Fy बराबर 0 और समेशन Mz बराबर 0, है ना? तो 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फॉर्मूला बन जाता है DSE का R-3। लिख लो जरा, DSE का जो फॉर्मूला है यहां पर किसमें? 2D रिजिड फ्रेम में। 2D रिजिड फ्रेम में जो DSE का फॉर्मूला है वो है R-3। इस क्वेश्चन में DSE कितना है बताओ? इस क्वेश्चन में DSE कितना है? तो DSE में यहाँ पर 5 आया था, 5 - 3 यानी कि 2 है। तो आपका इस क्वेश्चन का DSE 2 है। अगर आपसे पूछे DSI बताओ इस क्वेश्चन का, तो वो 0 है, क्योंकि टोटल 2 था, 2 का 2 कौन सा है? DSE वाला। तो DSI वाला कितना है? 0। बेसिकली जब जब भी मुझे DSI निकालना होता है मैं ऐसे ही निकालता हूँ, टोटल में से DSE को घटा देता हूँ। बस समझ में आ गई? जितना टोटल है, टोटल 10 है, अगर ये 8 है तो ये 2 रहेगा। अभी टोटल 2 था, ये 2 है तो ये 0 है ना? तो इस क्वेश्चन से आपका DSI भी आ गया, DSI आपका 0 आ गया। सिंपल बातें समझ रहे हो क्या आप? अगर आपको पूरे स्ट्रक्चर पर, यानी कि आपको इंटरनल यदि नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक्सटर्नल चाहिए कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी है, तो एक्सटर्नल अननोन हमारे पास में 5 थे, जिसमें से 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आ जाएंगे। तो बचे कितने? R-3, 5 - 3 = 2, है ना?
इस क्वेश्चन का आंसर। चलो चले आगे चलें। अब कुछ बातें और भी लिख लो आप। कुछ बातें, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर डीएस 0 है तो उसको कहते हैं परफेक्ट फ्रेम, है ना। किसी भी स्ट्रक्चर का अगर डीएस 0 है तो वो परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। लिख लो, किसी भी स्ट्रक्चर का मतलब 4 केसेस है हमारे पास, 2D रिजिड, 3D रिजिड, 2D पिन जॉइंटेड, 3D पिन जॉइंटेड। किसी भी स्ट्रक्चर का अगर डीएस 0 है टोटल वाला, यदि आपको 0 मिल रहा है तो वो परफेक्ट फ्रेम कहलाता है, ठीक है। और अगर डीएस ग्रेटर देन 0 मिलता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अगर डीएस ग्रेटर देन 0 मिलता है तो इसको बोला जाता है रिडंडेंट फ्रेम। रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा रिएक्शंस है वहां पर, रिडंडेंट, है ना, वर्ड यूज किया जाता है रिडंडेंट, है ना, रिडंडेंट स्ट्रक्चर। डीएस ग्रेटर देन 0 क्या बताता है, सोचो जरा। डीएस ग्रेटर देन 0 क्या बताता है, सोचो जरा। जैसे अगर मैं यहां पर, सोचो जरा, अगर मैं यहां पर इसको रोलर ना लेकर के इसको भी मैं हिंज बना दूं, अब इसका डीएस कितना होगा, सोच के बताओ आप जरा। इसका डीएस कितना होगा? फॉर्मूला लगाना है, मान लो अभी 3m + r - 3 से, तो 3 × 1 प्लस रिएक्शन है 4 माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ जोइंग, यहाँ पर डीएस 1 आ गया। 1 आने का मतलब क्या है? डीएस का 1 मिलना, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है। वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा मेंबर मिल सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सकते हैं। आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये रोलर हुआ करता था, एक जबरदस्ती का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स आपने यहाँ पे लगाया हुआ है ना। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट कहलाते हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट। जब जब भी रिडंडेंट्स आते हैं इसका मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट वहां पर है या एक्स्ट्रा मेंबर वहां पर है, ठीक है। तो ये रिडंडेंट स्ट्रक्चर कहलाता है अगर डीएस ग्रेटर देन 0। डीएस अगर लेस देन 0 होता है तो वो कहलाता है डिफिशिएंट फ्रेम। डिफिशिएंट मतलब कमी है वहां पर किसी न किसी चीज की, है ना, नोट कर लो। अगर डीएस लेस देन 0 होता है तो वो फ्रेम कहलाता है डिफिशिएंट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम, रिडंडेंट फ्रेम और डिफिशिएंट फ्रेम मतलब कमी चल रही है। डिफिशिएंट का मतलब है कमी। डीएस जब जब भी लेस देन 0 होता है स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। डीएस जब जब भी लेस देन 0 होता है तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप इनके बारे में और सीखोगे, है ना। तो अभी हम फिलहाल आगे चलते हैं। मैं बाय द टाइम आपको क्वेश्चंस में भी ये पूछता जाऊंगा और बाकी हम प्रैक्टिकल व्यू भी लेंगे, है ना। अभी एक साथ सारी चीजें मत फैलाओ। बात समझ में आ गई? चीजें डिफाइन करें। डीएस 0 परफेक्ट फ्रेम, डीएस ग्रेटर देन 0 दिस इज कॉल्ड द रिडंडेंट स्ट्रक्चर, डीएस लेस देन 0, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाता है। अगर कभी भी डीएस लेस देन 0 होगा, आंख बंद करके बोल देना अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये ऐसा आने का मतलब ये नहीं है, स्टेबिलिटी में अलग से टॉपिक में डिस्कस करूंगा, लेकिन कभी डीएस 0 आए या डीएस ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। लेकिन अगर डीएस लेस देन 0 आए 100% स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही? टॉपिक आएगा ये पूरा स्टेबिलिटी वाला, तब मैं वो डिस्कस करूंगा। पहले मुझे बेसिक चीजें कवर करने दो, वो है कि डीएस निकालते कैसे हैं, है ना। तो कुछ और स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब हम डीएस निकालना जानते हैं, डीएस ई निकालना जानते हैं और डीएस आई निकालना जानते हैं, ना। तो मैं एक एक करके यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, नोट करते जाओ। ये बनाया मैंने कुछ इस तरीके बनाना जरा, इसके अंदर आप निकालना जरा कि व्हाट इज द डीएस, डीएसई एंड डीएसआई। तीनों क्वेश्चंस के जवाब देने। इस क्वेश्चन में डीएस कितना है, डीएसई कितना है और डीएसआई कितना है। आराम से टाइम दो, निकालो। आपकी कॉपी में, हर किसी की कॉपी में मैं ये देखना चाहूंगा, आप लिखो, आदत डालो। इन्होंने तो फ्रेम ही नहीं बनाया, है ना, बहुत बढ़िया। कहां से आदत डालेंगे, है ना। मैं आपकी ये आदत डालना चाहता हूं कि आप ये लिखो जो राज लिख रहा है। अभी तो आपका टॉपिक ही वही चल रहा है कि 2D रिजिड फ्रेम है, फॉर्मूला लगा रहे हैं सब 3m + r - 3 है। जब चारों केसेस हो जाएंगे तो आपको पता भी तो लगना चाहिए कि कौन सा फ्रेम है ये। तो सबसे पहले फ्रेम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। पहली बात देखो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चाहे गेट का क्वेश्चन होगा ना, वो आज की क्लास की बात कर पाओगे, लेकिन जो बता रहा हूं बस वो वाली चीजें अप्लाई करो तभी होगा। तो आप लिखो इसको कि ये आपका 2D रिजिड फ्रेम है। सबसे पहली बात कि फ्रेम को पहचानो, सीधा फॉर्मूला मत लगाओ 3m + r - 3 से। बात समझ में आ गई क्या?
चलो पहली बात कि ये 2D रिजिड फ्रेम है। अब मैं फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा 3m + r - 3j, ब्रैकेट में लिखा, अननोन चल रहे हैं, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चल रहा है ना। अब बात आती है मेंबर्स की काउंटिंग की, है ना। मेंबर्स की काउंटिंग कौन करवाएगा? काउंटिंग। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? गिरीशा कितने मेंबर्स है टोटल मिला के? 7 मेंबर्स है। देखो गिरीशा को ऑब्वियस लग रहा है सर 7, उसमें क्या करना है ना। ठीक है, देखो अभी पहला हो गया, है ना। उसके अलावा काउंटिंग करवा दो बस एक बार मुझे, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के भी दिमाग में। दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां मेंबर हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ हाउ मेनी टोटल जॉइंट्स आर देयर? कितने जॉइंट्स हैं? सभी के 7 ही जॉइंट्स हैं, पक्का? ठीक है, चलो करो काउंट, देखें, हो सकता है 7 है ना। पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, हर एक मेंबर के 2 सिरे जॉइंट होंगे, काउंटिंग करनी है आपको। तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट, 5वां जॉइंट, छठा जॉइंट और ये 7वां, इसको मत भूल जाना। मेंबर काउंट किया है, जॉइंट भी काउंट होगा। ये ऑलरेडी काउंट हो गया, ये वाला काउंट करना बाकी है ना। काउंट करना, चाहे वो जॉइंट आपको फ्री दिखे, चाहे किसी सपोर्ट के साथ दिखे, उसको काउंट करना पड़ेगा, है ना। हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? दिस इज 3 सपोर्ट रिएक्शन और यहाँ पर 2, तो टोटल रिएक्शन 5 है। तो रिएक्शन हो गई 5, मेंबर्स हो गए 7 और जॉइंट हो गए 7। देखो यहाँ मेहनत से बच जाना, 3 × 7, 3 × 7 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? आंसर हो गया 5। क्यों मेहनत करो, सारों को ऐड करो फिर घटाओ। ठीक है, खत्म किया करो यहीं से, आंसर हो गया 5। बात आ गई समझ में? चलो अब नेक्स्ट लिखो इसके बाद में। निकालो, देखिए इसका। तो पिछले क्वेश्चन में आंसर 5 था। ठीक है, सब लोगों ने निकाल लिया होगा। काउंटिंग सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इनके भी आप निकालते जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, ऐसा करो इसका डीएससी वगैरह सब 2 है ना। आपने डीएस तो 5 दे दिया था, डीएससी किसी ने बताया नहीं? डीएससी 2 है सब लोगों का, एवरीबॉडी डीएससी 2। क्यों होगा? क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर एक साथ देखोगे। सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 3 और 2 5, 5 में से 3 गया क्योंकि 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख पाएंगे। ठीक है, तो 5 - 3 2 हो गया और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डीएसआई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। खत्म, है ना। चलो इसमें भी आप तीनों चीजें निकालो। करो, देखिए इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा एक और बढ़ा रहा हूँ मेंबर पे इधर, दिस इज आल्सो द मेंबर। इसके लिए सॉल्व करो। इसके लिए सॉल्व किया किसी ने? डीएस कितना? 8। सभी लोगों का मैं चेक करूँ क्या? मैं आपको रैंडम क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, गलत मत करना, है ना। चलो डीएसई 5, 3 3 6 और 2 8 - 3 5 और डीएसआई 3। सभी लोगों का इतने आ रहे हैं। चलो फिर तो मान सकते हैं बात, है ना। इसमें बताओ जो लाइन मैंने आपको बोली ना, किसी भी मेंबर के 2 एंड जॉइंट्स कहलाएंगे, उसको जरूर ध्यान रखना हमेशा। काउंटिंग में गलती मत कर देना। सबका डीएस 9 आ रहा है? 9 लिख देता हूँ मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, है ना। डीएस 9 आ गया, डीएसई आ गया, भीम सिंह 9, डीएसई 3, डीएसई 3, 3 2 5 5 और 1 6, ये रोलर है। ठीक है, 5 और 1 6, 6 - 3 3, तो यहाँ पर डीएससी 3 आ रहा है। 9 - 3 कर दोगे 6 आ जाएगा, है ना। डीएसआई 6 हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएस? डीएस का मीनिंग क्या होता है?
कि आपको इस स्ट्रक्चर को यदि कंप्लीटली एनालाइज करना है तो मुझे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो लगा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी 9 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तब जाकर के ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली सॉल्व होगा। कंप्लीटली सॉल्व होने का मतलब है कोई मोड से पूछे यहाँ रिएक्शंस बताओ, यहाँ मूवमेंट बताओ, यहाँ रिएक्शंस बताओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बताओ, यहाँ वर्टिकल रिएक्शन बताओ, इस जगह का मूवमेंट बताओ, यहाँ का शियर फोर्स बताओ, कुछ भी पूछे हर बात का जवाब मिल जाएगा। 9 इक्वेशंस अगर कोई बना के दे दे या 9 रिजल्ट मुझे बता दे तो मेरा काम हो जाएगा। और व्हाट इज द मीनिंग कि अगर मुझे सिर्फ इस स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली सॉल्व करना है, then what is the total additional number of equations need to be made other than the condition of equilibrium? अगर क्वेश्चन ये आए तो आंसर फिर 3 होगा। मतलब समझना क्वेश्चन का कि इस स्ट्रक्चर को अगर मेरे को सिर्फ एक्सटर्नली सॉल्व करना है तो व्हाट इज द कंडीशन, अदर कंडीशंस रिक्वायर्ड अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके कितनी और कंडीशंस बनानी पड़ेगी, आंसर 3 होगा अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली सॉल्व करना है तो। बात आगे क्या समझ में? सिंपल है सारी चीजें। अब इनको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते हैं, है ना। तो आपके रिजल्ट्स यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए जो आपने मुझे बताए थे, मैं सही मान रहा हूँ उनको, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक हिंज इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे मैंने हिंज लगा दिया। इसका मतलब समझेंगे हम धीरे धीरे करके। फिर मैं कुछ और भी हिंज बना देता हूँ, यहाँ हिंज अगर दे दे तो क्या होगा, सारे स्ट्रक्चर चेंज हो गए। अभी तक के आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं ये, है ना। और यहाँ पर मैंने हिंज लगा दिया, लेट से कि मेरी हिंज लगी हुई है यहाँ पर, इस जगह पर मेरे पास में एक हिंज है, वो यहाँ पर लगी हुई है। अब आप देखो जरा स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ क्या चेंज आएंगे। मल्टीपल हिंज भी हो सकती है, जैसे यहाँ भी लगी, यहाँ पर भी लगी, ऐसा भी हो सकता है ना। पहले एक एक हिंज के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिंज? हिंज का मतलब क्या होता है? हिंज एक ऐसी जगह है जहां पर रोटेशंस अलाउड होते हैं, है ना। रोटेशंस अलाउड होते हैं। रोटेशन जहां अलाउड होते हैं, क्या जॉइंट की मूवमेंट लेने की कैपेसिटी होगी क्या? क्योंकि रोटेशन अलाउ कर रहा है वो, यानी कि इस मेंबर का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को अगर मैं m1 कह दूं इस जगह पर, और इस मूवमेंट को मैं m2 कह दूं इस जगह पर, क्योंकि मेंबर में मूवमेंट चेंज होते जाते हैं अलोंग द लेंथ, आप जानते हो। सिंपली सपोर्टेड बीम भी अगर आप ले लेते हो और यूडीएल लगा देते हो, अलग अलग जगह के मूवमेंट अलग अलग होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं इस मेंबर का इस जगह का मूवमेंट कितना है, m2 है। इस मेंबर का इस जगह का मूवमेंट m1 है। आपको एक चीज यहां पर अब पता है कि हिंज है। अगर ये हिंज है तो इसका मतलब है m1 0 होगा परफेक्टली, और दूसरी बात m2 0 होगा। तो यहां हमारे पास में मूवमेंट को लेकर के दो एडिशनल इक्वेशंस है। लेकिन सुनो, जब मैंने यहां पर माइनस किया था, लो इक्वेशन भी बताओ आपका 5 कैसे आया था, बताना जरा। 3 × 7, ठीक है, प्लस रिएक्शन थी 5 माइनस 3 × 7, इतने जॉइंट्स थे। सारे लोग ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं। ये जो आपने लिखा है ना 3 × 7, इसमें हर एक जॉइंट पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम थी 3। तो ये भी मेरा स्ट्रक्चर का एक जॉइंट है जिस पर मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑलरेडी लिख चुका हूं। कौन सी इक्वेशन? समेशन mz = 0। जब मैंने इस जॉइंट पर 3 इक्वेशन लिखी थी तो उनमें से एक इक्वेशन ये भी थी, और एक इक्वेशन ऐसा लिखने का मतलब ये है कि ऑलरेडी मुझे नहीं पता था यहाँ m1 m2 कितना होगा, लेकिन मैं ऑलरेडी m1 + m2 = 0 इतना लिख चुका हूं। तो यहाँ मुझे बताओ कि मुझे अब हिंज देने के कारण मुझे ये पता लग गया कि मेंबर्स में इंडिविजुअल मूवमेंट 0 होंगे। तो मुझे 2 इक्वेशन नहीं पता लगी या एक पता लगी? मुझे एक ही नई चीज पता लगी। पहले m1 + m2 = 0 था, यानी कि 3, मान लो ये 3 है, ये -3 है, ये 5 है तो ये -5 है, ये -50.5 है तो ये +50.5 है। बात समझ में आ रहा है? ये हमें पता था, हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में इसको इंक्लूड किया हुआ है। इस कैलकुलेशन में ये वाली चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मुझे नई चीज कितनी इक्वेशन नहीं पता लगी, सिर्फ एक। अगर मेरे को कोई बोल दे कि सर m1 = 0 है, मैंने आपको बता दिया, और वो मेरे को बोलता है सर m2 = 0 है, तो उसको क्या बोल देंगे? हाँ ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि m1 + m2 = 0 ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इक्वेशन आपकी एडिशनल नहीं है। कितनी इक्वेशन है? 2 में से एक कम कर दो, क्योंकि एक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो कंसेप्ट बना लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रक्चर में कभी भी हिंज आएगा 2D रिजिड फ्रेम में, तो जिस भी जॉइंट पर हिंज होगा वहां पर जितने भी मेंबर्स मीट कर रहे हैं उनमें से एक माइनस कर देना। तो ये एडिशनल इक्वेशन है। तो अननोन्स माइनस इक्वेशंस लिखते हो आप, तो बेसिकली डीएस में इक्वेशन अगर अननोन बढ़ा दो तब आप इधर ऐड करो,
यानी कि डीएस बढ़ जाएगा। और अगर कोई आपको इक्वेशंस बता दे तो डीएस फिर कम हो जाएगा। तो कितने से कम हो जाएगा डीएस? इस क्वेश्चन में 1 से कम हो जाएगा। कंसेप्ट आएगा समझ में? तो इस इक्वेशन में यहाँ पर जो डीएस आपका 5 आंसर आया था, 5 की जगह पर ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? और भी मौके मिलेंगे, करो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम और भी देखेंगे, ठीक है। कंसेप्ट मैंने दिया है, बाकी हर जगह पे क्या चलता है, अगर मैं किसी भी रैंडम बच्चे को कहीं बाहर उठा करके पूछता हूँ तो वो बोलता है सर ऐसा करते हैं कि हम 2D रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ज्वाइंट हमको दिखता है तो हम जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से एक कम करके माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन उसका लॉजिक ये है ना, क्योंकि हमको साफ साफ पता है कि ये 3m + r बेसिकली नंबर ऑफ अननोन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से हमें एक एडिशनल इक्वेशन उसने बता दी। उसने कोशिश तो ऐसे की थी मूर्ख बनाने की, 2 बता करके, लेकिन एक ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम अप्लाई कर रहे हैं m1 + m2 इसकी कैलकुलेशन में। या -2 करने की जरूरत नहीं है ना, 2 इक्वेशन नहीं, क्योंकि एक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, m1 + m2 = 0। बात समझ में आ गई? तो कंसेप्ट जो थंब रूल बना वो आपका भी वही बन गया। कौन सा वाला? कि जब भी 2D रिजिड फ्रेम में देखोगे, पिन जॉइंट देखोगे किसी जॉइंट पर, तो जितने भी मेंबर्स मीट कर रहे हैं उनमें से एक कम करके माइनस कर देना डीएस में से। तो जो डीएस आपका आया था उसमें से एक कम कर दो, 4 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बताओ यहाँ कितना माइनस होगा? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बाकी क्वेश्चन में इसमें भी आंसर में चेंज आ जाएगा। डीएससी में कोई चेंज आया नहीं है ना, तो इसमें चेंज आ जाएगा। 4 - 2 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आप अपडेट करना हो आंसर कि अगर यहाँ हिंज दे रखी है तो आंसर हो जाएगा 4, 2 और 2। क्लियर है बात? ठीक है। इस वाले पर आओ, इस वाले पे इसको देखो। तो आप लोग क्या करोगे, जब जब भी हिंज आती है तो मैं विदाउट हिंज काम करता हूँ, डीएस निकाल लेता हूँ, उसके बाद में हिंज को डालो। 3 मेंबर्स है यहाँ पर, 3 में से एक कम कर दो, क्योंकि वापस कहानी हुई m1 m2 m3 मूवमेंट है, m1 + m2 + m3 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अगर मेरे को कोई बोलते सर m1 0 है m2 0 है तो m3 ऑलरेडी 0 है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको -2 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। डीएससी आपका चेंज नहीं होगा, 7 - 3, क्योंकि अंदर वाली हिंज है ना, बाहर वाली हिंज नहीं है, ये सपोर्ट वाली हिंज नहीं है ना। तो 7 - 3 ये हो जाएगा 4। नोट कर लो। यहां बताओ जरा, यहां क्या कहानी? -1 कर लो, पहले मुझे आंसर बता दो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग देखेंगे इसको। क्या होगा यहाँ पे? करो, ये हुई ना बात। एक्स्ट्रा ज्वाइंट बोल रहे हो, अगर इसको ज्वाइंट काउंट कर रहे हो, ये ज्वाइंट टू ज्वाइंट मेंबर होता है ना। तो आप कंफ्यूजन में मत रहो, मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले आप कर लो। तो आप इसको अपडेट करके करना चाहते हो, अपडेट करके कर लो। डायरेक्टली अगर नजर आ रहा हो तो डायरेक्टली माइनस करवा दो, जैसे करना वैसे कर लो। मैं कहता हूं दोनों तरीके से कर लो, है ना। करो, पहले खुद से करो, फिर मुझे बताओ इसके आंसर क्या आ रहा है। 7 पक्का? राज ने निकाल लिया, आप लोग वैसे टेंशन ले रहे हैं। आंसर बता दिया राज ने, सही भी है ना। 8 में से 1 माइनस करना है, क्योंकि ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर बेसिकली 2 मेंबर्स एक तरीके से, है ना। तो 8 - 1 किया, ये 7 हो गया। 7 - 5 किया, यहाँ पर 2 हो गया। आंसर तो ये आएंगे आपके 7, 5, 2। चलो, अब किसी को ये तकलीफ हो रही होगी सर यहाँ पर हमारे पास में ये पहले ज्वाइंट नहीं था, ये तो नया ज्वाइंट था। कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, चलो ज्वाइंट टू ज्वाइंट मानते हो, चलो इसको भी ज्वाइंट मान लो, है ना। तो ऐसा करते देखो, ध्यान दो। अगर आप डीएस की कैलकुलेशन वैसे करना चाहे कि सर डीएस 3m + r, तो 3 × मेंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना हो रहा मैं भूल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया क्या? प्लस रिएक्शन 3 3 6, 6 और 2 8, -3 टाइम्स ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने हैं? अब ज्वाइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ज्वाइंट 8 है। देखो कमाल की बात ये है कि पहले जब आपने काउंटिंग की होगी ना तो 3 × 7 था, यहाँ 3 × 7 था, रिजल्ट आपका 8 था। अभी भी वो उतना ही रहा, तो कोई बदलाव नहीं है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन में भी इसको कर सकते हो माइनस। इस बात की परवाह मत करना सर पहले ये एक ही मेंबर काउंट किया था तो आप 2 बोल रहे हो, इस बात की परवाह मत करना, क्योंकि मेंबर अगर आपने बढ़ा दिया तो ज्वाइंट भी तो बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट आपका वही है ना। तो आप चाहे जैसे कैलकुलेशन कर लो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब ये इसको हिंज को जब यहाँ देखते हैं ना, बोलते हैं मेंबर तो सर एक ही है, तो इसलिए उनकी काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया, मेंबर काउंट हो रहा है, अगर इसको मैं 2 मेंबर्स काउंट कर रहा हूं तो आप इसको 3 ज्वाइंट काउंट करोगे। अगर इसको 1 मेंबर काउंट करोगे तो ऑब्वियसली ये 2 ज्वाइंट होंगे और हिंज को बाद में पटक देना।
जैसे राज ने किया था, देखो स्मार्ट तरीका। राज ने बोला सर हिंदी नहीं है ये, राज ने आंसर निकाला कितना 8, फिर बोलता लो हिंदी डालो, हिंदी ने यहाँ पर 2 मेंबर्स क्रिएट किए, 2 में से 1 माइनस करके माइनस कर दो, 1 माइनस कर दिया 7 आंसर आ गया। तो ये जो फाइनली जो आपका आंसर आता है यहाँ से 8, इसमें फिर हिंज को इंट्रोड्यूस करोगे आप इस जगह पर, ठीक है, तो 8 - 1 7 आंसर आ जाएगा। सही, कैसे भी कर लो, ठीक है। बात आ गई क्या समझ में? चलो कुछ और क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, उनका क्या मतलब है, क्या मतलब है आप बताओ। मैंने अभी भी तो बोला, अगर कोई मेरे से यूं बोले कि सर आप तो बस मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस बता दो, तब भी मेरे हाथ ऊंचे हो जाएंगे कि सर 5 इक्वेशन दे दो, तब जाकर के मैं बता पाऊंगा सपोर्ट पे कितनी कितनी रिएक्शंस आ रही है, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा मैं। बस ये मतलब है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके अगर आपको इस स्ट्रक्चर को सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन के लिए सॉल्व करना है तो आपको 5 और इक्वेशन की जरूरत है। ये डीएससी का मतलब है। बात समझ में आ गई? अंदर तो जा ही नहीं रहे अब हम कि कोई मुझे पूछे बाइंडिंग मोमेंट बताओ, चुप, क्या पूछा तूने पहले? सपोर्ट रिएक्शन, तो सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन की बात करूंगा, तो मुझे 5 और आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, तब जा करके। और वो पूछे कि सर पूरा ही निकाल के दो, चलो ऐसा करो 5 तो दे ही दिए थे, 2 और दे दो, तब पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोई भी 2 इक्वेशन दे दो, अभी खेलेंगे इनके साथ में अपन, सब खेलेंगे, न्यू सॉल्व होंगे यूं, प्रॉपर्टी कैंटिलीवर वगैरह सब, ठीक है। चलो समझना आप मेरी बातों को, है ना। चलो देखो स्ट्रक्चर ऐसा सब जगह पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ध्यान नहीं रहता, एक बार तो क्लास खत्म हो गई ब्रेक ही नहीं लिया, है ना। तो सारे लोग ध्यान देना। लो एक ऐसा करते हैं, इसके अंदर एक पिन और डाल देते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, पिन मैंने यहाँ डाल दी, आप लोग बताते जाओ। अगर पिन यहाँ डाल दी या पिन यहाँ डाल दी, है ना, और इस जगह पर मान लो पिन यहाँ डाल दी, अब क्या होगा जरा बताओ। इस वाली पिन तक स्ट्रक्चर सॉल्व है मेरा, एक पिन और आ गई, 2 मेंबर्स बन रहे, 1 माइनस कर दो जैसे राज ने पहले किया था, 4 - 1 कर दिया, 3 हो गया, 3 - 2 ये 1 हो गया, 3 2 1 आंसर आ गया, है ना। राज का कंसेप्ट यूज करेंगे आज से, ठीक है। बताओ जरा इसके अंदर ये पिन आ गई नहीं, अब तक सॉल्व हो चुका है स्ट्रक्चर इस पिन के साथ। फिर 7 में से, ठीक है, 1 माइनस कर दोगे 6 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, ये आंसर हो जाएंगे अब 6 3 3, ठीक है। अगर मान लो 2 पिन आ रही है तो मैं तो क्या करता हूँ, बिना पिन की स्ट्रक्चर देखा करो, बिना इंटरनल पिन के, ताकि काउंटिंग में गड़बड़ ना हो। उसके बाद में एक एक करके पिन डाल दो, जहां जहां पिन जा रही है वहां कितने मेंबर्स वो बना रही है, मेंबर्स कितने हैं वहां पर, बस उस पिन पर देख लो, उसमें से एक कम करके माइनस कर दो। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर ये पिन आ गई तो इसमें फिर कितने माइनस हो जाएंगे, 7 - 2 है, 2 होंगे ना, 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 - 5 दिस विल बी 0, है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना सारी चीजें? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान देना, ये मान लेते हैं पिन है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर दिस इज द सपोर्ट हियर। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये फिक्स्ड है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में कुछ ऐसा है। चलो सॉल्व करो, देखिए फटाफट इसके लिए। व्हाट इज द डीएस वैल्यू फॉर दिस, डीएस कितना होगा? सभी लोग ds की वैल्यू 9, ठीक है। तो ds चेक करेंगे तो ds वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 3m। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सारे वर्टिकल एक साथ जोड़ लो, फिर हॉरिजॉन्टल सारे एक साथ जोड़ लो, 11 हो गए। तो ये 11 हो गए, है ना। प्लस रिएक्शंस
3 2 5 और एक 6 रिएक्शन से -3 ज्वाइंट्स। ज्वाइंट से आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ज्वाइंट 10 है। यहाँ से 3 बचेगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हैं ना। मान लो यहाँ पर पिन लगा दी जाए, कुछ इस तरीके से पिन लगा दी जाए, ठीक है। एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है। अब आप जानते हो क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर ये -1 -2 आंसर 7। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे ना। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। एक और कंसेप्ट थोड़ा सा और ऊपर लेकर के चलते हैं। चलो ओरिजिनल वाले क्वेश्चन पे चले जाए। ये तो मैं आपको एडिशनल बताता रहूंगा बीच बीच में कि इसका आंसर क्या होगा। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट के कई सारे क्वेश्चन बना दो इसी फ्रेम में से। सुनो, यहाँ पर क्या किया हुआ है उन नालायकों ने, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बना करके यहाँ पर एक रोप लगा दी, दिस इज द रोप, है ना। यहाँ पे एक रस्सी लगा रखी। अब बताओ जरा इसका डीएस कितना होगा। ये बेसिकली दो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर है। ये है केबल स्ट्रक्चर और ये है 2D रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। इनको कहते हैं केबल, मतलब रस्सी वाला स्ट्रक्चर। रस्सी में एक चीज जानते होंगे आप, केबल एक ऐसा एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट, जो कि सिर्फ टेंशन ले सकता है। रस्सी से दबा नहीं सकते आप, है ना, कि रस्सी पकड़ा दी आपने और दोस्त को दबा रहे हैं, दब क्या कर रहे हैं, है ना। रस्सी पर सिर्फ टेंशन लग सकती है। तो केबल जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं जो कि सिर्फ टेंशन लगाते हैं, है ना। तो केबल आर द स्ट्रक्चर एलिमेंट विच कैन सपोर्ट बाय द टेंशन, है ना। तो टेंशन फोर्स यहाँ पर लगेगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो रस्सी के आने से हुआ क्या, आप तो सोचो, रस्सी के आने से एक नया फोर्स आया। जब कट करके देखोगे ना, अब तक इनका मामला कितना था, इनका मामला ये बोल रहा था इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को 9 इक्वेशंस की जरूरत है अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और मेरे सिर पर ये और आ गया एक अननोन और रस्सी में टेंशन। ये मत सोचना कि सर यहाँ 3 सपोर्ट रिएक्शन भी तो आ गई। ये 3 सपोर्ट रिएक्शन है ही नहीं। जब रस्सी में टेंशन T है तो यहाँ सपोर्ट रिएक्शन सिर्फ टेंशन T वाली आएगी। जैसे खूंटे पर बांध दिया आपने रस्सी को और बांधने के बाद उसको खींच रहे हो, तो वो खूंटा रस्सी में जो टेंशन फोर्स लगी बस उतनी ही सपोर्ट रिएक्शन देगा जितना यहाँ लगे। जैसे आपने बनाया यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया, ऐसा बनाया, मुझे बताओ इन सपोर्ट पर रिएक्शन कहाँ कहाँ आएगी, कहाँ कहाँ आएगी। आप बोलोगे सर वर्टिकल आएगी, सर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आएगी, सर यहाँ पर वर्टिकल आएगी। अब मैं बोलता हूँ इसका वेट नेग्लिजिबल है और इस पर मैं कोई लोड भी नहीं लगा रहा हूँ। अब बताओ कितनी रिएक्शंस है, सब पर 0। जब जरूरत पड़ेगी तब आएगा। तो फिक्स सपोर्ट है इसका मतलब ही नहीं हमेशा 3 रिएक्शन आएगी भाई। वहां पर रस्सी को खींचा गया, रस्सी में आया टेंशन फोर्स, सपोर्ट ने क्या किया होगा सोचो जरा। अगर रस्सी में टेंशन फोर्स T इधर आया तो सपोर्ट ने टेंशन फोर्स T इधर लगा दिया होगा। तो व्हाट इज द अननोन एट द सपोर्ट, सपोर्ट के पास क्या अननोन है, रस्सी की टेंशन फोर्स T। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक और एडिशनल अननोन है, वो है T। तो मेरे पास में इक्वेशन तो नहीं है, एक अननोन बढ़ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर डीएस का कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में? पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करें यहाँ तक का, तो इसका डीएस 9 था। 9 का मतलब है अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें 9 और इक्वेशंस की जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। और डीएस कब ग्रेटर देन 0 आता है, जब नंबर ऑफ अननोन ज्यादा होते हैं, इक्वेशंस कम होती है। अभी जब आपने हिंज डाला था तो आपने इक्वेशंस बनाई थी और वो इक्वेशन किस तरफ थी, माइनस वाली साइड में थी, इस वजह से माइनस कर रहे थे। अब आपके एक तरीके से अननोन बढ़ गए, अननोन, इसके टोटल अननोन अभी तो 9 भारी पड़ रहे थे आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके। साथ में रस्सी का एक टेंशन फोर्स अननोन और आ गया। तो टोटल मिला करके अगर आप डीएस के फॉर्मूले में अगर जोड़ना चाहोगे ना, तो कोई फॉर्मूले नए नहीं बने, कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझो। तो कंसेप्ट क्या है, जब भी 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आए तो अलग अलग का आप अलग अलग निकाल लो कि इसमें अननोन फोर्स कितने हैं, इसके 1 है सॉल्व करने के लिए, और इसमें अननोन फोर्स कितने हैं टोटल जो कि आपको निकालना है, 9 अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। इसी को डीएस कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो देख लो। गौरव आ गया कि समझ में? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ बढ़ गई ना, वो मना ही नहीं कर रहे। बताओ ना कौन सी इक्वेशन लिखोगे ज्वाइंट पर। हाँ ठीक है। तो वहां पे एफ में क्या है, बस एक ही तो फोर्स है, टेंशन T, और कोई दूसरा फोर्स हो तो बताओ कौन सा। अरे रे सुन तो सही मेरी बात, मैं अभी ये कहानी पूरी इसलिए तो समझाई है कि जरूरी नहीं है कि जैसा सपोर्ट दिखा हो वैसे सपोर्ट रिएक्शन दे भी हो, जब उसके पास जरूरत पड़ेगी तब देगा। अभी सिंपली सपोर्टेड बनाया, कोई लोड लगाया ही नहीं, बीम भी आपका वेटलेस था, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं दिया, सारी 0 है।
तो सपोर्ट हमेशा रिएक्शन कौन सी वाली देता है, जिसकी जरूरत पड़ती है, जिस तरीके का काम करवाना चाहते हो करवा लो। अब रस्सी से मूवमेंट बना सकते हो क्या, आप रस्सी को पकड़ो और सोचो कि उसको घुमा दो, उस चीज को नहीं घूम पाएगा। रस्सी सिर्फ टेंशन लेता है, तो उसको रजिस्ट करवाने के लिए वहां टेंशन ही लगी होगी, सपोर्ट पर भी, और कुछ लगेगा नहीं। तो आपके पास में इक्वेशन में अननोन सिर्फ एक ही टी, इक्विलिब्रियम भी जब लगाने जाएंगे तो एक ही अननोन चल रहा है आपका। इक्वेशन यहाँ पर आप एक ही इक्वेशन लिख पाओगे, टी, रस्सी में फोर्स टी और सपोर्ट रिएक्शन टी, खत्म, इक्विलिब्रियम कंडीशन खत्म, और कोई कंडीशन लगेगी भी नहीं। तो आपका एक अननोन तो चल रहा है, टेंशन फोर्स टी, तो टी यहाँ पर है, और बाकी ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, इसके टोटल 9 चल रहे हैं, तो 9+1 टोटल मिलाकर के 10 हो गया। अगले पर चले, है ना, चलो ध्यान देना, यहाँ फिक्स किया, यहाँ एक मेंबर डाला, यहाँ पर आपने इसको ऐसा किया, इस जगह पर ये लगा, ये लगाया, और यहाँ पे करते, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, है ना, ठीक है। देखो अब ये जो एलिमेंट है ना, ये इसको बोला उसने लिंक, इसको क्या बोला उसने, लिंक बोला, है ना, इसको लिंक बोला। लिंक का मतलब होता है कि सिर्फ ये एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लेगा, ठीक है। जो लिंक है ना, लिंक ये बार की तरह यूज होता है, बार बोल दो, लिंक बोल दो, तो ये एक्सियल फोर्स लेता है ओनली, एक्सियल फोर्स ओनली, ठीक है। तो ये लेगा सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन का फोर्स। तो मुझे बताओ इस केस में हाउ मेनी टोटल, ठीक है, डीएस विल बी देयर, डीएस कितना होगा। अगर मेरी बातों को आप समझ गए तो यहां पर भी आपके दो स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, और मैंने बोला ये एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लेगा, तो एक्सियल डायरेक्शन के फोर्स को आप एफ मान लो। अगर इसके अंदर फोर्स एफ है तो वो एफ फोर्स आपका एक अननोन चल रहा है। अब इस अननोन के साथ मुझे बता दो यहां पर व्हाट इज द डीएस, इसका डीएस कितना है। तो देखो हाउ मेनी अननोन फोर्सेस आर देयर, सुनो, 3 और एक 4 और एक 5 अननोन फोर्सेस है ना, अननोन रिएक्शन 5 है। तो आपके पास में 3 मल्टीप्लाइड बाय m 1 2, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर, ठीक है, टोटल आपके पास में 3 जॉइंट है, तो टोटल मिलाकर के आपके पास में कितना हो गया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपके पास में जो डीएस चल रहा है इसका वो 2 चल रहा है। सुनो, डीएस 2 चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर वो आप दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बता दोगे सारा सोल्व हो जाएगा। तो मैंने एफ को डीएस की कैलकुलेशन में एफ को इधर मान लिया गया, ले लिया ना कैलकुलेशन में, 5 जब रिएक्शन डाली तब एफ को मैंने इधर काउंट कर लिया, और एफ अगर मैं इधर से सॉल्व कर लूंगा तो ये अब अननोन है क्या, अब ये अननोन नहीं है। जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसका डीएस कितना होगा, इसका डीएस देखो, तो अभी आप यूज कर रहे हो 3 मल्टीप्लाइड बाय m, मेंबर 1 है ना, प्लस रिएक्शन कितनी है, 3, और 3 ही है या 4 है रिएक्शन, बताओ। उधर से एफ सॉल्व हो चुका है, काउंट कर चुके हैं, तो इधर दोबारा क्यों काउंट करेंगे, इधर काउंट हो गया ना, तो यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बोलोगे 3 रिएक्शन है, माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट 2 है, तो आपका डीएस 0 है। तो व्हाट इज द टोटल डीएस ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर का जो डीएस है, तो डीएस का आंसर हो गया 2। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये लिंक वाला क्वेश्चन भी कई बार पड़ जाता है लोगों के सामने, फॉर्मूले लगाने जाते हैं बेचारे बच्चे, भोले से बच्चे, कौन सा फॉर्मूला, 3m + r - 3 से नहीं लग पाएगा, आंसर आएगा ही नहीं। तो अगर मान लो कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे और उसमें लिंक नहीं बोला हुआ है, तो आप आंसर तो वही निकालना 3m + r - 3 जैसे बिना कहे तो, लेकिन आंसर ऑप्शन में मैच ना करे तो आप समझ जाना कि शायद ये लिंक है। समझ में आ रही है बातें, उससे पहले तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कि ये किस टाइप का एलिमेंट है, उससे पहले नहीं पता है ना। तो लिंक बोला, बार बोला, तभी जाकर के आप बोलोगे कि सिर्फ इसमें एक्सियल डायरेक्शन का फोर्स आएगा, एफ फोर्स मान लिया इसमें बार में, आप चाहे कंप्रेशन मान लो, आप चाहे टेंशन मान लो, जिसे मानना है वैसे मान लो। एक तरफ की काउंटिंग में डीएस निकाल लो कि डीएस 2 आ रहा है, तो यहाँ पर अननोन में काउंट हो चुका है, तो फिर दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास में अननोन नहीं है, बस कैंटिलीवर के 3 फोर्सेज अननोन है, तो 3 यहाँ पर अननोन चल रहे थे, रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। एक बहुत ही शानदार बात बताता हूँ, है ना, बता दूं क्या ब्रेक में जाने से पहले, बहुत ही मजेदार बात है ना। हाँ वही बात है ठीक है, जो गौरव जो बात बताना चाह रहा है ना, ऐसा क्या फालतू की बात कर रहे हो 3m + r - 3 से, ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, है ना। ध्यान दो, जब भी आपके पास में कोई कंटिन्यूअस बीम होती है, जैसे मैं कोई भी कंटिन्यूअस बीम ले लेता हूँ, है ना, मेरी आदत है पहले तो करवाता हूँ सारा काम, जिससे चल रहे हो वैसे करके देखो, फिर ऐसे भी कर लेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पर आपने मान लो ऐसे लगा दिया, कोई भी कंटिन्यूअस बीम है, सिर्फ बीम, कॉलम नहीं होना चाहिए उसमें, फ्रेम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिर्फ बीम। अगर सिर्फ बीम है तो यहां पर अगर आप डीएस का फॉर्मूला लिखवाओगे तो क्या लिखोगे, बताना जरा। डीएस का फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे 3m + r - 3 से, ऐसे लिखोगे,
अब जब भी कंटिन्यूअस बीम में आप मेंबर्स काउंट करोगे तो एक बहुत ही शानदार घटना होगी। देखो ध्यान से देखो, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, जब भी कंटिन्यूअस बीम में मेंबर्स काउंट करोगे, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उससे एक ज्यादा ज्वाइंट होगा। देख लो आप जरा, अगर मान लो बीम यहीं तक होती तो 2 मेंबर होते और 3 ज्वाइंट होते हैं, बीम यहां तक है और बीम और आगे तक होती है मान लो, तो क्या होते हैं, एक ज्वाइंट ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसको डालूं तो क्या दिखेगा, आपको ध्यान देना, ये दिख जाएगा 3m + r - 3, ज्वाइंट कितने, जितने मेंबर से उससे एक ज्यादा, तो फॉर्मूला आ जाएगा r - 3। ध्यान से देखो, 3m से 3m कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया r - 3, तो ds कितना हो गया, dsc के बराबर हो गया। ध्यान से समझ में आए के बाद, ये हमारा फॉर्मूला 2D रिजिड फ्रेम में DSE का है, तो कंटिन्यूअस बीम के लिए DS और DSE बराबर होते हैं। तो जो मूर्खतापूर्ण कार्य मैं आपसे करवा रहा था उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों हम DS निकाले बार बार, मेंबर्स काउंट करो, ज्वाइन काउंट करो, रिएक्शन काउंट करो, कंटिन्यूअस बीम में सीधा सीधा r - 3 लगा दो, बस समझ आ रहा है। लेकिन इसको निकालने से पहले मैंने आपको ये बताया नहीं था, आप बता दिया। तो अब जब भी मुझे कंटिन्यूअस बीम में DS की जरूरत पड़ेगी, हम डायरेक्टली DSE से जाएंगे। जैसे ये था, अगर इसमें हम DSE लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, व्हाट इज DSE का फॉर्मूला, DSE का फॉर्मूला हो जाता है रिएक्शन। ये भी मेरी एक रिएक्शन की तरह है, ज्वाइंट पर आ रहा है ना रिएक्शन, तो 3 और एक 4 और एक 5, 5 - 3 आ गए क्या, 2 आ गया, सीधा सीधा लगा ना। पूरा 3m + r - 3 से करने की जरूरत नहीं है, किसमें, कंटिन्यूअस बीम। फॉर एनी कंटिन्यूअस बीम the degree of static indeterminacy is same as the degree of external indeterminacy, या फिर आप बोल सकते हो DSI is 0, है ना। फॉर एनी कंटिन्यूअस बीम DS और DSE हमेशा बराबर होते हैं। उसका प्रूफ दे दिया मैंने आपको, ये प्रूफ है उसका। DS के फॉर्मूले से शुरुआत करी थी और फॉर्मूला DSE का बन गया, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस बीम के लिए DS और DSE हमेशा बराबर होते हैं। और इसका मिलने का मतलब ये है, दिस रिप्रेजेंट व्हाट, DSI 0, ठीक है। फॉर एनी कंटिन्यूअस बीम DS और DSE हमेशा सेम होता है, इसका मतलब DSI 0 होता है। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की फिर जरूरत नहीं होती है, किसमें, जब आप कंटिन्यूअस बीम के लिए देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पर DSE से कर सकते हो। ये बहुत शानदार कंसेप्ट बताया मैंने आपको, लिंक विंक को कैसे हैंडल करते हैं, पिन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। एक साथ जब सारी सिचुएशन आ जाती है ना, ठीक है, तो बच्चे का दिमाग घूम जाता है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करे, कौन सा नहीं करे। हम तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। सोचो जरा, अगर किसी बच्चे को, ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिंक भी दे दो और यहाँ सपोर्ट ना लगा करके यहाँ पर कुछ टेंशन वेंशन भी दे दो, यहाँ पर कुछ ऐसा आड़े टेढ़े सपोर्ट लगा करके यहाँ से ये बोल दो कि ये टेंशन है, ये रोप है ना, बच्चे का दिमाग चकरा जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये हिंज भी दे दो इस जगह पर, और हालत खराब। बीच में लिंक है, आप करवाओ किसी से क्वेश्चन सॉल्व, नहीं होगा, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है जो आपके पास रेडीमेड है जिससे सॉल्व हो जाए। बात समझ आ रहा है, एक में सब कुछ दे दिया, लिंक दे दिया, इंटरनल पिन दे दी और स्ट्रक्चर दे दिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि रोप स्ट्रक्चर और दे दिया साथ में, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व। बात समझ आ रही है। इसके सामने मैंने रोप लिखा है, बस ये रोप है, बाकी इसको आप बीम की तरह मानो, मतलब वही है आपका एलिमेंट मेंबर, ठीक है। तो ये मेंबर्स में काउंट होगा। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, उनको हटा करके पहले सॉल्व किया करो स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए सॉल्व करना, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग अब आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। मैंने इसको फिक्स किया, ठीक है, मैंने इसको पिन यहाँ पर रोलर दिया, ये दिया, मैंने यहाँ पर इसको लिंक दिया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया, यहाँ पर इसको फिक्स किया और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर रस्सी लगा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द रोप, यहाँ पर लिख दिया रोप। इसको सॉल्व करो और यहाँ लिखा हुआ है लिंक, ये लिंक है, इसका मुझे DS निकाल करके दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब तक जो पढ़ाया सारे यूज हो गए इसमें कंसेप्ट। कब माइनस करेंगे, कब प्लस करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगी, DS की डेफिनेशन से मिलेगी। और DS की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो क्या है कि पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी और इक्वेशंस बनानी है, उसको DS कहते हैं। है क्या, वो हम देख लेंगे, है ना। मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है। ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में होमवर्क डिस्कस करें, ठीक है।